हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग ईएसआईसी, डीएसएसबी और ट्रिपल एससी और साथ में आपका सफदरगंज हॉस्पिटल से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसका प्रिपरेशन वरदान बैच के साथ में कर रहे हैं। वरदान बैच का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें भी आज हम लोग टॉप एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आप हमें इंस्टा पे नहीं फॉलो किए हो तो हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077812। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं, और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो इसका टाइमिंग क्या रखा जाए। जितने बच्चों का सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू होगा आपका 76 नंबर से शुरू होगा, क्योंकि ये जो 75 नंबर के एमसीक्यू थे इनको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, 76 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 76 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कॉल्ड, यानी कि मूत्र में आरबीसी की संख्या बढ़ना कहलाता है पॉलीयूरिया, ऑल्गीयूरिया, हेमाच्यूरिया या फिर आपका पायूरिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जब भी आपकी यूरिन में आरबीसी की मात्रा आता है या फिर कह सकते हो आरबीसी की मात्रा इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग हेमाच्यूरिया कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया को समझने से पहले सबसे पहले हमें यूरिन के वॉल्यूम को समझना होगा, यानी कि 24 घंटे में हम कितना यूरिन को डिस्कार्ड करते हैं। तो एक अगर एडल्ट की बात किया जाए तो एडल्ट में 600 से लेकर 2400 ml यहाँ पे यूरिन डिस्कार्ड होता है इन 24 आवर्स में। ठीक है, 24 घंटे में 600 से लेकर 2400 ml यूरिन यहाँ पे डिस्कार्ड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2400 ml से अधिक यूरिन आए, कितना भाई, 2400 ml से अधिक अगर यूरिन आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें क्या ऑल्गीयूरिया का मतलब, तो ऑल्गीयूरिया का मतलब हो जाता है डिक्रीज वैल्यू से। क्या हो जाता है आपके डिक्रीज वैल्यू से। अब कितना डिक्रीज होगा, तो अगर आपका ये 500 से कम, ठीक है, 500 ml से कम यूरिन अगर आपको मिलता है 24 घंटे में तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑल्गीयूरिया कहते हैं। और एक टर्म आपका और होता है एन्यूरिया। क्या होता है आपका, एन्यूरिया होता है। एन्यूरिया टर्म का भी यूज किया जाता है भाई साहब। एन्यूरिया का मतलब हो जाता है जब आपका 150 ml से यूरिन कम आता है, 150 ml से कम यूरिन आता है आपके 24 घंटे में तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एन्यूरिया कहते हैं। तो ये थी आपकी वॉल्यूम की कंडीशन पे जो टर्म बने, पॉलीयूरिया, ऑल्गीयूरिया और आपका एन्यूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है कि जब 24 घंटे में 2400 ml से ज्यादा यूरिन मिले तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। ऑल्गीयूरिया का मतलब हो जाता है कि 500 ml से कम अगर यूरिन मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्गीयूरिया कहते हैं। और अगर बात किया जाए एन्यूरिया की, तो एन्यूरिया का मतलब हो जाता है कि जब 150 ml से यूरिन कम मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम एन्यूरिया कहते हैं। ये जितने भी आपकी टर्म है आपके 24 घंटे के बेस पे बनाए गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा पायूरिया की, तो पायूरिया का मतलब क्या हो जाता है, जब भी आपके, ठीक है, जब भी आपकी यूरिन में क्या हो जाता है, पस प्रेजेंस हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 77 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल एक्सेप्ट, यानी कि विटामिन की बात करता है। कल भी आप लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया था। ये कह रहा है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक को छोड़कर सभी के सभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर आपका विटामिन ई। तो ध्यान रहे कि आपका जो विटामिन कौन कौन, आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है कौन कौन, एक आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और एक आपका विटामिन क्या है, सी है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या से भाई साहब, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और आपके जो हैं और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, और सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जैसे कि आपका ये आपका क्या हो जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाता है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। साथ में हमने कल आपको ये बताया था कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका B1, B2, B3, ठीक है, B3, उसके बाद में B5, फिर आपका B6 हो जाता है, फिर आपका B8 हो जाता है, सॉरी B9 हो जाता है, फिर B9 के बाद आपका B12 हो जाता है। ये आपके बी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका 78 नंबर का एमसीक्यू है और 78 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि स्लाइड कल्चर टेक्निक इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि जो स्लाइड कल्चर तकनीक है उसका उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ईस्ट के लिए, मोल्ड के लिए, ईस्ट और
ईस्ट लाइक फंजाई यानी कि ईस्ट के जैसे फंजाइज के लिए, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपने पेट्री डिश देखा होगा ना, ये जो पेट्री डिश है यही आपका क्या कहलाता है, स्लाइड कल्चर टेक्निक कहलाता है। और स्लाइड टेक्निक कल्चर के द्वारा हम लोग इन सभी को क्या कहते हैं, आइसोलेट करने के लिए कहते हैं, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑल ऑप्शन इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर का एमसीक्यू है और एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि स्पिनर डॉट फाउंड इन व्हिच प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, यानी कि जो आपका स्पिनर डॉट है ये आपके प्लाज्मोडियम के किस संक्रमण में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक, प्लाज्मोडियम ओवेल, या फिर आपका प्लाज्मोडियम मलेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे किसकी, आपके स्पिनर डॉट की, तो जो आपका स्पिनर डॉट है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, स्पिनर डॉट आपके प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में पाया जाता है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। साथ साथ में एक चीज और नोट कर लेना कि जो आपका फैल्सीफेरम है, फैल्सीफेरम में आपका मूरर डॉट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, आपका मूरर डॉट पाया जाएगा, ठीक है। क्या पाया जाएगा, आपका मूरर डॉट पाया जाएगा, ठीक है, मूरर डॉट पाया जाएगा। और साथ में आपका किसमें, आपका जो मलेरी है इसमें भी आपके मूरर डॉट पाया जाएगा, ठीक है। क्या पाया जाएगा, आपका मूरर्स डॉट पाया जाएगा। ये नोट करके लिख लेना। 21 स्टेज में मिलते हैं तो आपका ये ट्रोफोजोइट का स्टेज होता है। क्या हो जाता है, आपका ट्रोफोजोइट का स्टेज हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इसका थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़ा है तो हमारे लिंक्स में जाइए, वहां पे इसके थ्योरी लेक्चर को भी आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा आपका क्या होता है, आपके मलेरिया काज किया जाता है, जिसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के डॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये आपके जो डॉट्स हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में स्पिनर डॉट देखने को मिलता है, जबकि फैल्सीफेरम और आपके मलेरी में मूरर डॉट देखने को मिलता है ट्रोफोजोइट के कंडीशन में, यानी कि ट्रोफोजोइट के स्टेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 80 नंबर का एमसीक्यू होगा। ये कह रहा है कि ठीक है, ये कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्ट डीकलराइजेशन विथ, यानी कि जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रंग बदलने का प्रतिरोध करता है। यानी कि जब आप डीकलराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एफबी स्टेन किए और इस एफबी स्टेन में जब आप डीकलराइजेशन करेंगे तो किस वाले, ठीक है, कितने परसेंट पे आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा वो रजिस्ट करेगा, यानी कि उस पे अपना कलर, ठीक है, कह सकते हो रजिस्ट का मतलब वहां पे अपना जीवन बिता पाएगा, ठीक है। ये कह सकते हो रजिस्ट का मतलब हो जाता है कि वहां तक की क्षमता को वो आपका झेल पाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो हमें उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ऑप्शंस दिए आपका 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% सल्फ्यूरिक एसिड, 1%, उसके बाद में आपका 10%। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें जाएगा कि 20%, तो 20% आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी आपको 25% भी देखने को मिलेगा। तो दोनों भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, एक आपका 20%, दूसरा आपका 25%। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। 5% किसके लिए, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए। किसके भाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो कि कुष्ठ रोग काज करता है। क्या, कुष्ठ रोग काज करता है, इसको ध्यान में रखना है। 1% आपका जो होता है वो आपके नोकॉर्डिया के लिए, किसके, नोकॉर्डिया के लिए, ठीक है, नोकॉर्डिया के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए, नोकॉर्डिया के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नोकॉर्डिया के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि 20% जो आपका है वो आपके किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, 5% आपका किसके लिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए, और 1% किसके लिए, आपके नोकॉर्डिया के लिए यूज किया जाता है। कई बार आपके एनएचएम में, कई बार आपके एसजीपीजीआई में, कई बार आपके पीजीआई चंडीगढ़ में आपका प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। अगला एमसीक्यू हमारा 81 नंबर का है भाई साहब। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ एलएफटी, यानी कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ऑप्शन आपके हैं सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एल्ब्यूमिन, या फिर आपका यूरिया। तो ध्यान रखना कि जो आपका यूरिया होता है यही इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यूरिया क्या है, कैफटी टेस्ट है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट है, इसीलिए इसको हम एलएफटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एल्ब्यूमिन, ये सब आपके एलएफटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाएगा कि यूरिया का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होता है, तो आपका ये 15 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डीएल होता है। कितना भाई, 15 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे सीरम बिलिरुबिन की, किसकी भाई, सीरम बिलिरुबिन की, तो ये आपका कितना हो जाता है इसका नॉर्मल रेंज, तो टोटल सीरम बिलिरुबिन की यहाँ पे बात कर लेते हैं अप टू 1 मिलीग्राम। कितना भाई, आपका अप टू 1 मिलीग्राम पर डीएल होता है इसका नॉर्मल रेंज आपके किसका, सीरम बिलिरुबिन का। किस मेथड के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप लोग यहाँ पे रख लो, रिटमैन, ठीक है, रिटमैन फ्रैंकल के द्वारा किया जाता है, रिटमैन फ्रैंकल के द्वारा, ठीक है, रिटमैन फ्रैंकल मेथड के द्वारा इसका टेस्ट हम लोग लगाते हैं, ये आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, एसजीपीडी की बात करोगे तो एसजीपीडी का जो नॉर्मल रेंज हो जाता है आपका कितना 5 से लेकर 35। ठीक है, 5 से लेकर 35 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर बात करोगे एसजीओटी की, किसकी, एसजीओटी की, तो कितना हो जाता है भाई साहब 5 से लेकर यहाँ पे 38 इंटरनेशनल यूनिट। और दोनों का टेम्परेचर याद रखना, ये आपके रूम टेम्परेचर पे इनका जो नॉर्मल रेंज है वो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ये बात हो गया पूर्ण रूप से कंप्लीट कि आपका सीरम बिलिरुबिन है रिटमैन फ्रेंकल मेथड के द्वारा किया जाएगा। नॉर्मल रेंज होगा अप टू 1 मिलीग्राम%। एसजीपीडी का नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 35 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द रूम टेम्परेचर। उसके बाद में एसजीओटी का 5 से लेकर 38 यानी कि 5 से लेकर 38 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर बात करेंगे यूरिया, तो यूरिया आपका कैप्टी टेस्ट है यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 15 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डीएल होता है। एक बार हमने रिपीट कर दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 82 नंबर का है और 82 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच सेल प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो ठीक है कोशिका कह सकते हो जो कि आपके रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका भूमिका निभाती है? आरबीसी निभाएगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो भैया ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा क्योंकि रक्त के थक्का जमने में आपका प्लेटलेट मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे प्रतिरक्षा की यानी कि इम्यून सिस्टम की, ठीक है, प्रतिरक्षा की और साथ में हीलिंग की, ठीक है, हीलिंग और प्रतिरक्षा की, तो आपका ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, क्या भाई, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद में कौन सा चीज, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, पीएच का मान देखा जाए तो सभी किसके द्वारा, यहाँ पे हम ये पीएच का मान नहीं कहेंगे क्योंकि पीएच का मान टोटल आपके ब्लड के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आरबीसी की बात करोगे तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर का एमसीक्यू है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि व्हिच सेरोलॉजिकल टेस्ट इज डन टू डायग्नोज टू एंटेरिक फीवर, यानी कि इनमें से कौन सा सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आपके एंटेरिक फीवर के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये प्रश्न इस तरह बनना है कि इनमें से कौन सा जो है सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि एंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ये नई शब्द है इसको हटा देना है, किसके लिए किया जाता है ये आपको बता देना है। तो विडाल की बात करेंगे, वेलफ्लिक्स टेस्ट की बात करेंगे, एसो टेस्ट की बात करेंगे और आपका इलेक्स टेस्ट की बात करेंगे। तो देखो भाई, जो आपका विडाल है एक प्रकार का सेरोलॉजिकल टेस्ट है और आपके ये इंटेरिक फीवर यानी कि कह सकते हो कि आपका जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है। वेलफ्लिक्स टेस्ट की बात करोगे तो आपके रिकेट्सियल के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका रिकेट्सिया वाला कंडीशन बनता है उसके लिए यहाँ पे आपका ठीक है किया जाता है रिकेट्सियल कंडीशन। अगर एएसओ टेस्ट की बात करोगे तो जो आपके ए ग्रुप के स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, ए ग्रुप के स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ए ग्रुप के स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, इनके लिए क्या करते हैं हम लोग एएसओ टेस्ट करते हैं। और अगर यहाँ पे बात करोगे इलेक्स टेस्ट की तो ये आपका किसके लिए, आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। ये कहाँ पे, जब आपका जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है इसका जो टॉक्सिकोजेनिक मटेरियल होता है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। अगले प्रश्न पे आने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका जो लाइव क्लास है वो कब से स्टार्ट किया जाए और इसकी टाइमिंग क्या रखी जाए। 84 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ब्लड टू ट्राइसोडियम फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि जब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम का यहाँ पे एस्टिमेशन करोगे तो आपके जो ब्लड और ट्राइसोडियम का जो रेशियो है वो आपका क्या होना चाहिए। प्रश्न को अच्छे से समझो। ये कह रहा है कि जो आपका ब्लड है और आपका एक प्रकार का जो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो आपका एंटीकोगुलेंट है ट्राइसोडियम, ये आपका एंटीकोगुलेंट जो ट्राइसोडियम है इसका जो है ठीक है रेशियो क्या होगा जब आप लोग यहाँ पे कोगुलेशन स्टडी करोगे, क्या कोगुलेशन स्टडी करोगे। ठीक, तो भाई चाहे पीटी की बात करो, चाहे एपीटीटी की बात करो या किसी अदर कोगुलेशन फैक्टर की बात करो, अगर इसका आप टेस्ट करोगे किसके द्वारा, ट्राइसोडियम के द्वारा, तो इसका जो रेशियो होता है वो आपका क्या हो जाता है, ब्लड का रेशियो रहेगा 9 और आपका जो एंटीकोगुलेंट का रेशियो रहेगा वो आपका 1 रहेगा। इस तरह भी कर सकते हो कि ट्राइसोडियम आपका 1 रहेगा और आपका जो है ब्लड कितना रहेगा, 9 रहेगा, तो 1:9 कहो या फिर आप 9:1 कहो, एक ही बात है। जब ब्लड को इधर रखोगे तो उधर 9 हो जाएगा, अगर इस साइड में रखोगे तो आपका इधर 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ब्लड और ट्राइसोडियम का जो रेशियो है ठीक है ये आपका 4:1 का है तो किसके लिए, आपके ये ईएसआर के लिए किया जाता है। ईएसआर वो भी कौन सा मेथड, आपका बेंट्रोब मेथड, ठीक है, बेंट्रोब मेथड। ठीक है, परसों भी ये प्रश्न हमने सॉल्व कराया था,
आज भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर का एमसीक्यू है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि टाइप ऑफ लाइट चेन प्रेजेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है इसमें कितने प्रकार के जो है लाइट चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 होंगे, 3 या 5 या फिर आपका 1। तो ध्यान रहे, जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें जो आपके लाइट चेन होते हैं वो आपके 2 होते हैं, और साथ में आपका जो हैवी चेन होता है, क्या आपका जो आपका हैवी चेन होता है ये भी आपका 2 ही पाया जाता है। तो 2 हैवी चेन रहेंगे और 2 आपके क्या रहेंगे, लाइट चेन रहेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 86 नंबर का एमसीक्यू बन रहा है। ये कह रहा है कि HbA1c टेस्ट इज डन फॉर फॉलोइंग पेशेंट, यानी कि जो आपका HbA1c टेस्ट है ये आपके किस प्रकार के पेशेंट में डन किया जाता है। HbA1c परीक्षण निम्नलिखित रोगियों के लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डायबिटिक, अर्थराइटिस या फिर आपका एनीमिया के लिए। तो देखो भाई, एनीमिया के लिए आप CBC कर सकते हो, पर्टिकुलरली HB कर सकते हो, और अगर अदर प्रकार के जो RBC को डिटेक्ट कर रहा है उसको यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, जैसे कि रेटी कर सकते हो। ये सब आपके लिए एनीमिया का हो गया। ठीक है, अर्थराइटिस के लिए आप लोग यहाँ पे RA फैक्टर कर सकते हो, उसके बाद में आप CRP कर सकते हो। पर्टिकुलरली तो आप RA करोगे लेकिन CRP भी कर सकते हो। ठीक है, ESR भी कर सकते हो, ESR का भी आपका अर्थराइटिस के लिए एकदम से ठीक है मेल जोल अच्छा खाता है। डायबिटिक की बात करोगे तो डायबिटिक के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपको फास्टिंग वाला करना है तो FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हो। उसके बाद में आप पोस्टपोर्डियल कर सकते हो, PP यानी कि खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कर सकते हो, या फिर आप रैंडम ब्लड शुगर कह सकते हो। अगर आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए कि हमारा जो हमारे ब्लड शुगर का जो मंथली रिपोर्ट था वो क्या था, नॉर्मल था या नहीं था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, HbA1c कर सकते हो। अब एक्चुअली में HbA1c होता क्या है, देखिए हमने आपको ब्लड के बारे में जो हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन है उसके बारे में हमने बताया है कि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि जो अदर प्रकार के डिजीज होते हैं उस कंडीशन में आपके जो हीमोग्लोबिन है अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। उसमें आपको हमने एक बताया था ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन, क्या ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेटेड हीमोग्लोबिन। तो जो आपका ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स, यही आपका क्या होता है, HbA1c होता है। तो जो आपका RBC है या फिर कह सकते हो जो आपका ब्लड शुगर है, जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ आके जुड़ जाता है तो इसको हम ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसको ये आपकी पूरे बॉडी में हमेशा क्या रहता है, ये जुड़ा रहता है, तो इसको हम 1 मंथ रिपोर्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका FBS, PP, RBS है, इसको हम किसके द्वारा करते हैं, इसको हम लोग फ्लोराइड ट्यूब के द्वारा करते हैं। किसके, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। जबकि जो हमारा HbA1c है उसके लिए हम क्या करते हैं, EDTA का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के एंटीकोगुलेंट में अंतर है, बच्चे यहाँ पे गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का MCQ है। ये कह रहा है कि अमीनो एसिड, तो इसको हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, यानी कि जो अमीनो एसिड का जो निर्माण खंड है वो आपका क्या है, यानी कि अमीनो एसिड जो बिल्डिंग है, अगर एक एक अमीनो एसिड को हम जोड़ते जाएंगे तो किस प्रकार के बिल्डिंग का निर्माण होगा, प्रोटीन का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, लिपिड का होगा, या फिर आपके न्यूक्लिक एसिड का होगा। तो सभी को पता होगा कि जब आप अमीनो एसिड को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, आपका ये प्रोटीन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर का MCQ बनेगा। क्या भाई, 88 नंबर का MCQ बन रहा है। ये कह रहा है कि विटामिन के डिपेंड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जो विटामिन बी के निर्भर क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए हैं क्या ये सभी आपके विटामिन के पे डिपेंड है, तो हाँ फ्रेंड्स, ये सभी आपके विटामिन के पे डिपेंड है। क्योंकि जब भी आपका एक स्टेप गड़बड़ होगा, ठीक है, एक स्टेप आपका गड़बड़ होगा, तो आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है या फिर कह सकते हो जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, अगर पर्टिकुलरली देखें कि ये विटामिन के करता क्या है, तो ये आपके क्या सिंथेसिस करता है प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ठीक है बिन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है, जिसका जो निर्माण होता है आपके लीवर में होता है, और ये आपका हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके ESIC जो आपका 2016 का पेपर है, इसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया है बच्चा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ हमारा 89 नंबर का हो जाता है, और 89 नंबर का MCQ कह रहा है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, यानी कि जो बैक्टीरिया का स्टडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, या फिर आपका माइक्रोस्कोपी। तो फ्रेंड्स एक एक करके देख लेते हैं। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप ऑल माइक्रोब्स को क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप
ऑल माइक्रोब्स का अध्ययन कर रहे हो तो आपका माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। अगर आप ब्लड और उनके संबंधित फंक्शन और साथ में उनके डिजीज को अगर स्टडी कर रहे हो तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब आप पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपका क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इन चारों के ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 90 नंबर का एमसीक्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज इमिटिंग मीडियम इज, यानी कि सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इमिटिंग मीडियम कौन सा है, ठीक है। पैराफिन है, वैक्स, या फिर आपका सेलॉइडिन है, जिलेटिन है, या फिर आपका रेजिन है। तो सभी को पता है कि आपका जो है, ठीक है, मोस्ट इमिटिंग जो मीडियम है आपका क्या है, पैराफिन वैक्स है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा। अगला आपका यहाँ पे हो जाता है 91 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि व्हिच स्टेन इज बेस्ट फॉर ग्लाइकोजन, यानी कि इनमें से कौन सा जो बेस्ट स्टेन है ग्लाइकोजन के लिए, ठीक है। ग्लाइकोजन को रंगने के लिए, उसको दाग देने के लिए सबसे अच्छा स्टेन कौन सा है, ये आपको बताना है। पीएसए है, या फिर आपका वानकोसा, सूडान ब्लैक बी, या फिर आपका ऑयल रेड ओ स्टेन। तो देखो भाई, पीएसए की अगर बात करोगे तो किसके लिए, आपके ग्लाइकोजन के लिए किया जाता है, किसके लिए, आपके ग्लाइकोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बात करोगे कि वानकोसा, तो आपके जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, ठीक है, कैल्शियम का डिपोजिशन, ठीक है, कैल्शियम का डिपोजिशन जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, वानकोसा करते हैं। सूडान ब्लॉक बी की बात करोगे तो भाई सूडान ब्लॉक किसके लिए, लिपिड के लिए, ठीक है, किसके लिए, लिपिड के लिए। और अगर आप यहाँ पे ऑयल रेड ओ स्टेन की बात करोगे तो ये भी आपके लिपिड के लिए ही है, किसके लिए, आपके लिपिड के लिए कह सकते हो, या फिर कह सकते हो, ठीक है, हाँ, लिपिड के लिए कह सकते हो। और पर्टिकुलरली ज्यादातर आपकी ट्राइग्लिसराइड के लिए किया जाता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के लिए यहाँ पे आपका किया जाता है, ठीक है। तो कॉपी में नोट करते रहना, राइटिंग थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, इसलिए बात ध्यान रखना। जो पीएसए है उसका ग्लाइकोजन के लिए, वानकोसा आपकी कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए, सूडान ब्लैक बी का लिपिड के लिए, और आपका ऑयल रेड ओ स्टेन का जो उपयोग है लिपिड या फिर कह सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर का एमसीक्यू बन रहा है। ये कह रहा है फ्रेंड्स की रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि जब आप लोग टिश्यू से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, या फिर आपका क्लियरिंग, या फिर आपका ग्रॉसिंग। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, डिहाइड्रेशन और आपका क्लियरिंग। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि जब आप टिश्यू से वाटर को रिमूव करोगे उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो आपके कौन कौन से हैं, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तो आपका सबसे पहला आपका हो जाता है एल्कोहल सोल्यूशन। क्या हो जाता है आपका, एल्कोहल का सोल्यूशन हो जाता है। दूसरी बात आपका एसीटोन का हो जाता है, किसका, एसीटोन का हो जाता है। उसके बाद में आपका डायज़ोन क्या हो जाता है, ठीक है, डायोजेन का हो जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, डायोजेन हो जाता है। दूसरी बात आपको क्लियरिंग एजेंट के बारे में ध्यान रखना है। क्लियरिंग एजेंट आपके कौन कौन से होते हैं भाई साहब, क्लियरिंग जो मोस्ट कॉमन है वो आपका जाइलिन होगा, ठीक है। जाइलिन के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्राऑक्साइड। क्या हो जाता है आपका, कार्बन टेट्राऑक्साइड, ठीक है, कार्बन टेट्राऑक्साइड। उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, केडार आयल का भी उपयोग कर लेते हैं, केडार आयल का उपयोग कर लेते हो। और आपका चौथा जो हो जाता है आपका डाइजोन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, डाइजोन हो जाता है। तो देखो जो आपका डाइजोन है आपके किसमें, ये आपके डिहाइड्रेटिंग में भी उपयोग किया जा रहा है और आपका क्लियरिंग में भी उपयोग किया जा रहा है। तो कह सकते हो इसमें उभयधर्मी की प्रक्रिया या फिर उभयधर्मी गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये डिहाइड्रेशन भी कर लेगा और ये आपका क्लियरिंग भी कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर का एमसीक्यू बन रहा है। ये कह रहा है कि नेग्री बॉडी आर सीन इन, यानी कि जो आपके नेग्रीज बॉडी होते हैं ये किस में देखे जाते हैं, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, एचआईवी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। आपके रेबीज इज द राइट आंसर जाएगा। जो आपकी नेग्रीज बॉडी होते हैं ये आपके रेबीज में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 94 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच एंटीकोगुलेंट इज नॉट कैल्शियम चिलेशन, या फिर कह सकते हो चिलेटो। तो चिलेटो का मतलब नहीं होता, चिलेटर होता है, ठीक है। व्हिच एंटीकोगुलेंट इज नॉट ये कैल्शियम चिलेटर, यानी कि कौन सा एंटीकोगुलेंट कैल्शियम चिलेटर नहीं है, ईडीटीए, हिपेरिन, ऑक्सलेट या फिर आपका साइट्रेट। तो देखो भाई जितने लोग यहाँ पे एंटीकोगुलेंट के प्रिंसिपल को समझे होंगे उनको ये बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारा ईडीटीए है वो क्या कहता है, कैल्शियम के, ठीक है, कैल्शियम को क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को रिमूव करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, बाई चिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, चिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा आपके कैल्शियम को आपके ब्लड से रिमूव करता है और ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। अगर यहाँ पे बात करोगे ऑक्सलेट की, तो ऑक्सलेट भी आपका कैल्शियम यहाँ पे रिमूव होता है बाई चिलेशन प्रक्रिया, ठीक है, बाई
ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। और अगर ये बात करोगे साइट्रेट की, तो साइट्रेट में भी आपका फ्रेंड्स क्या है, साइट्रेट में भी आपका कैल्शियम रिमूव होता है, ठीक है। साइट्रेट में भी आपका जो कैल्शियम है वो रिमूव होता है। कैसे? यहाँ पे कैल्शियम का जो है सोडियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। सोडियम साइट्रेट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, जिससे आपका जो कैल्शियम है वो आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे हिपैरिन की, तो हिपैरिन का जो एंटीकोगुलेंट है इसमें कैल्शियम नहीं रिमूव होता, यानी कि इसके द्वारा कैल्शियम नहीं रिमूव होता है। तो आखिर में होता क्या है भाई साहब, तो ये क्या कहता है, इसको हम एज ए एंटीथ्रोम्बिन यूज करते हैं। क्या? एंटीथ्रोम्बिन यूज करते हैं। क्या होता है भाई, ये एज ए एंटीथ्रोम्बिन यूज होता है, ठीक है। एज ए एंटीथ्रोम्बिन यूज होता है, यानी कि ये क्या कहता है कि जो थ्रोम्बिन है, जो भी कन्वर्जन हो रहा होगा वो नहीं हो पाएगा और आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। यही आपका क्या है, हेपरिन भी आपका क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है आपका? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा 95 नंबर का एमसीक्यू है, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। ये जो रिवर्स है, सॉरी एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट रिवर्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण कहाँ होता है। तो बिल्कुल प्रश्न यही था भाई, बस इसमें क्या हो गया कि ऑप्शन हम लोग गलत कर दिए, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है, तो आपके सबसे पहले तो आपके लीवर में स्टोर होता है और सबसे ज्यादा आपके मसल्स में होता है, ठीक है। तो अगर आपका मसल्स और लीवर दोनों हो तो दोनों आंसर सही जाएगा। अगर लीवर है तो लीवर, और अगर मसल्स है तो मसल्स आपका राइट आंसर जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है अगर आपके लीवर में या फिर आपके मसल्स में स्टोर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये ग्लाइकोजन जब हमें एनर्जी नहीं मिल रहा होता है तभी जो आपका ग्लाइकोजन है फिर टूटता है आपके ग्लूकोज में और हमें फिर से एनर्जी मिलने लगती है, जब तक हम कोई आउटसोर्स से चीजों को नहीं लेते हैं तब तक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 96 नंबर का, ये कह रहा है कि फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज पेंटामेर, यानी कि इनमें से कौन सा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपका एज ए पेंटामर स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि 5 हाथों वाला स्ट्रक्चर शो करता है। तो देखो आपका ऑप्शन है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आपका आईजीडी। तो देखो भाई अगर आईजीएम की बात करोगे तो आपका ये पेंटामर है। क्या आपका? पेंटामर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। आईजीए की बात करोगे तो आपका ये मोनोमर है। क्या है आपका? मोनोमर है। अगर आईजीए की बात करोगे तो सॉरी आईजीडी की बात करोगे तो मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर है। और अगर आप यहाँ पे आईजीए की बात करोगे तो आपका क्या है, ये आपका डाइमर है, ठीक है। क्या आता है आपका? डाइमर है। इसको आप लोग एक बार देख लेना, लेकिन ये आपके राइट सभी हैं, ठीक है। एक बार मिलान कर लेना जरूर भाई गूगल से, ठीक है, गूगल या फिर कॉपी से एक बार मिलान कर लेना, ठीक है। 97 पे आ जाते हैं। 97 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई वायरस आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कोई सीधा साधा बैक्टीरिया है जिसको अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफेज, बैक्टीरियोफेज, या फिर आपका वायराइड्स, या फिर आपका इन्फेक्शन। तो देखो भाई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, वायराइड्स नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज इधर राइट आंसर जाएगा। यानी कि जब भी बैक्टीरिया को कौन अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 98 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन, यानी कि जो आपका पित्त रस है ये आपका किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, या फिर आपका सैलिवरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो आपका बाइल जूस है ये आपके कहाँ पे, ये आपके लीवर में बनते हैं और कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसको भी आपको नोट करके रख लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 99 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड सेडिमेंट, यानी कि जो आपके सॉलिड सब्सटेंस, मान लीजिए कि आपका ये ट्यूब है, इस ट्यूब में आपका ब्लड है, ठीक है, क्या है आपका ब्लड है, और इसमें क्या करना है कि जो ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि जो आपके सेल्स हैं इनको नीचे बैठाना होगा, ठीक है, सेपरेट करना होगा, और जो लिक्विड वाले पार्ट है उनको ऊपर करना होगा। तो इसमें से किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करोगे, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, एनालिटिक बैलेंस, या फिर आपका माइक्रोटोम। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, सेंट्रीफ्यूज इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज से ही हम लोग ठोस और जो आपके लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनको हम अलग कर पाते हैं। आपके पीजीआई चंडीगढ़ में एक आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो सेंट्रीफ्यूज है, इस सेंट्रीफ्यूज के जो मोशन है इनको नापने का, या फिर कह सकते हैं इनकी जो राउंड पर मिनट है इनको नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। क्या भाई? टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। कॉपी में नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, टैकोमीटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेव से क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव से हम लोग स्टेरिलाइजेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का उपयोग करते हैं, यानी कि
निर्जीवीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जुबान थोड़ी सी लड़खा रही है क्योंकि हम लोग बहुत प्रश्नों से यहाँ पे जूझ रहे हैं। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन के उपयोग में हम लोग ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया को यहाँ पे रिमूव करने के लिए। ठीक है, और अगर माइक्रोट्रोम की बात करोगे तो टिश्यू के कटिंग के लिए, ठीक है, टिश्यू के कटिंग के लिए, ठीक है, टिश्यू के कटिंग के लिए माइक्रोट्रोम का उपयोग करते हैं। और जब हम टिश्यू की कटिंग करते हैं माइक्रोट्रोम के मशीन के द्वारा तो उसको हम माइक्रोटोमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 100 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा जो बात है वो आपका सत्य है। वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकान देन ग्राम नेगेटिव, या फिर आपका प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैव आइदर डीएनए और आरएनए। तो देखो बैक्टीरिया के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ये बात गलत है भाई। बैक्टीरिया किसी बैक्टीरिया पे आपके डीएनए हो सकता है, किसी के पास आपका आरएनए होगा और किसी के आपके पास दोनों चीजें हो सकती हैं। प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोटिक तो बिल्कुल गलत हो जाता है। प्रोटोजोआ जो आपका यूकैरियोटिक है, क्या आपका यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो ए है ये कह रहा है कि वायरस है बोथ डीएनए आरएनए, ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है क्योंकि वायरस के पास दोनों चीजें नहीं पाई जाएंगी, या तो आपका डीएनए पाया जाएगा या तो आपका आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, या तो आपका डीएनए या तो आपका आरएनए पाया जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया के पास दोनों पाए जा सकते हैं, केवल डीएनए पाया जा सकता है और साथ में केवल आरएनए भी पाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट हो जाता है क्योंकि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कह सकते हो सेल वॉल है वहां पे आपके थिक पेप्टाइडोग्लाइकान पाए जाते हैं अगर कंपेयर करें ग्राम नेगेटिव से। तो ग्राम नेगेटिव में आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान है वो आपका कम पाया जाएगा और जो आपके ग्राम पॉजिटिव है उनमें क्या पाया जाएगा, आपका ये ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे 100 एमसीक्यू थे क्योंकि मेरा जो टारगेट है 25 नंबर का डेली रहता है। ठीक है, तो आज के टारगेट में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आप सभी को पता है कि हमारा जो लास्ट टारगेट है वो कितना है भाई साहब, हमारा 3000 प्लस एमसीक्यू का है। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हो, थ्योरी की क्लासेस कहीं भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बैच ज्वाइन की हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा ये सीरीज चल रहा है वरदान बैच का जो फ्री सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग 3000 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी इन तीनों चारों एग्जाम में यही एमसीक्यू आने वाले हैं। तो भाई इसको मैं दावे के साथ अगर कहता हूं कि आने वाले हैं तो इसको आप पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप हमें इंस्टा पे नहीं फॉलो किए तो हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और इन्हीं के बातों के साथ हम लोग अपना यहाँ पे अंत करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।